हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। तो आज हम 18 अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइज़र देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट पेज पर एज सच कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम आगे चलते हैं। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए हुए हैं ऑन 8 डे विजिट। तो यहाँ पर हम इंडिया मॉरिशस के बाईलेटरल रिलेशन से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया मॉरिशस को क्या एक्सपोर्ट करता है? तो हम मॉरिशस को एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, सीरियल्स, कॉटन, श्रिम्प्स, प्रॉन्स, फ्रोजन बोनलेस बोवाइन मीट। मॉरिशस हमें क्या एक्सपोर्ट करता है? वनीला, इंस्ट्रूमेंट्स एंड एपरेटस फॉर मेडिकल सर्जिकल साइंसेज अमंग अदर्स। इंडिया ने मॉरिशस को 353 मिलियन US डॉलर प्रोवाइड किए हैं एज अ स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज फॉर 5 प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा हमने यहाँ पर मॉरिशस को 190 मिलियन US डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड किया है फॉर द मेट्रो एक्सप्रेस एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात की गई है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के जो मेंबर्स है वो है इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स। मार्च में मॉरिशस भी इसका मेंबर बना था। अब कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव करता क्या है? तो बेसिकली ये इन कंट्रीज़ के एनएससीज की ग्रुपिंग है जो कि यहाँ पर रीजनल सिक्योरिटी को लेकर काम करते हैं। तो द ग्रुपिंग ऑफ एनएससीज फ्रॉम दीज कंट्रीज वर्क्स फॉर रीजनल सिक्योरिटी बाई फोकसिंग ऑन एरियाज सच एज मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटरिंग टेररिज्म एंड कॉम्बैटिंग ट्रांसनेशनल क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे फेटल फ्रेंडशिप। तो चाइना का फ्रेंड होना कितना फेटल हो सकता है ये इसमें बताया गया है। और यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान का। Myanmar, China's closest neighbor with a long history of cross-border trade, was the first country to voluntarily turn towards Beijing। अब ये क्यों गए थे बीजिंग की तरफ? तो मेन रीज़न ये था कि म्यांमार में मिलिट्री गवर्नमेंट थी जो कि एक तरीके से इलेजिटिमेट गवर्नमेंट थी। यूएसए ने म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस लगाए। तो यूएसए के सैंक्शंस लगाने के बाद म्यांमार के पास सिर्फ एक ही सपोर्टर बचा और वो सपोर्टर था यहाँ पर चाइना। तो डिसकॉन्टेंट इन म्यांमार कंटिन्यूड अगेंस्ट द मिलिट्री गवर्नमेंट्स लीनिंग टुवर्ड्स चाइना अंटिल द इंटरनल सिचुएशन एक्सप्लोडेड इन 2007। फिर यहाँ पर 2007 में मिलिट्री ने क्रैकडाउन करना शुरू किया और इसकी वजह से जब वेस्टर्न सैंक्शंस लगा दिए म्यांमार के ऊपर तो उसकी वजह से यहाँ पर म्यांमार आइसोलेट हो गया और इसको एक ही यहाँ पर सोल पार्टनर दिखा और वो म्यांमार को मिला चाइना में। अब चाइना क्या करने लगा? चाइना यहाँ पर म्यांमार का फ़ायदा उठाने लग गया। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर म्यांमार में टीक फॉरेस्ट हैं तो टीक फॉरेस्ट का एक्सपोर्ट हुआ करता था चाइना में। तो वुड अलोन अकाउंट्स फॉर अबाउट 70% ऑफ म्यांमार्स एक्सपोर्ट्स टू चाइना। इट इज़ क्लियर दैट चाइना इज स्ट्रिपिंग बेयर म्यांमार सेंचुरीज ओल्ड टीक फॉरेस्ट। तो बेसिकली जो टीक फॉरेस्ट की वुड है वो यहाँ पर चाइना में एक्सपोर्ट होती है फ्रॉम द म्यांमार। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री 1947 में आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान को यहाँ पर वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट मैन मेड इरिगेशन सिस्टम मिला था पंजाब में, इंटरनेशनल हार्बर मिला था कराची में। उसके बाद भी पाकिस्तान की आज क्या सिचुएशन है सबको पता है। तो वंस इट वॉज टाउटेड एज अ प्रोग्रेसिव कंट्री और साउथ कोरिया से विजिटर्स आते थे पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल देखने की, जो पाकिस्तान है वो इतना अच्छा कैसे ग्रो कर रहा है। फिर यहाँ पर पाकिस्तान ने चाइना से एग्रीमेंट किया, यूएसए से एग्रीमेंट किया। उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान ने क्या किया? सीपेक एग्रीमेंट भी साइन किया चाइना के साथ। अगर हम देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या हुआ है तो पाकिस्तान में जो ऑलरेडी एक मुस्लिम कंट्री था उसका इस्लामाइजेशन हुआ है और यहाँ पर जनरल जिया उल हक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो द ग्रोइंग रेडिकलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान वॉज सेट इन मोशन ड्यूरिंग द रेन ऑफ जनरल जिया उल हक हु वर्चुअली इस्लामाइज्ड एन ऑलरेडी मुस्लिम कंट्री। और फिर इसके बाद यूएस ने बेसिकली पाकिस्तान का यूज़ करके तालिबान को बनाया। तो ऑफकोर्स द स्टेट वॉज यूज्ड बाय द यूएस टू क्रिएट द तालिबान, क्योंकि यहाँ पर जो यूएस है वो सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकालना चाहता था। तो ऑफकोर्स द स्टेट वॉज यूज्ड बाय द यूएस टू क्रिएट द तालिबान टू फाइट द रशियंस इन अफगानिस्तान एंड देन डम्प्ड इन 2001 जब यूएस ने अफगानिस्तान के ऊपर इन्वेड कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं रही यूएस को, तो यूएस ने यहाँ पर पाकिस्तान को डंप कर दिया। द ईयर 2012 वॉज अ डिफाइनिंग मूवमेंट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने इस साल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर साइन किया था। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसकी वजह से पाकिस्तान भी एक डेट ट्रैप सिचुएशन में जा चुका है। द सीपेक प्रोजेक्ट अनवील्ड बाई जी जिनपिंग इन 2015 चाइना का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जो कॉस्ट थी वो $46 बिलियन से $62 बिलियन होगी और कोई रीज़न नहीं बताया गया कि इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। जो पाकिस्तान की ओन गवर्नमेंट है वो अक्यूज़ कर रही है जो सीपेक है वो ओवर चार्ज कर रहा है और यहाँ पर अपने आप ही यहाँ पर प्राइस बढ़ा दे रहा है। कोई ट्रांसपेरेंट रीजंस नहीं है कि किस वजह से यहाँ पर जो प्राइस है वो बढ़ाए जा रहे हैं। जो ग्वाडार पोर्ट है, ग्वाडार पोर्ट का डेवलपमेंट हो रहा था लेकिन अभी तक ग्वाडार पोर्ट का एक्सपेंशन नहीं हो पाया है।
तो इन वॉट प्रूव्ड इवेंचुअली टू बी अ क्लासिक डेट ट्रिप द चाइनीज इन्वेस्टमेंट वेंट टू द हेड ऑफ पाकिस्तान लीडर्स स्पेशली इमरान खान, जो कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर ऐसे शुरू किया था कि वो सीपैक को लेकर स्केप्टिक हैं, लेकिन बाद में उन्होंने भी यहाँ पर सीपैक को सपोर्ट ही किया। फिर यहाँ पर जो लास्ट एग्जाम्पल है वो बताया गया है श्रीलंका का। श्रीलंका में जो राजपक्षा गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रो चाइना है, और महिंदा राजपक्षा ने क्या किया था, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो यहाँ पर चाइना को दे दिया था डेवलप करने के लिए। तो अगेंस्ट ऑल इकोनॉमिक सर्वेज एंड एडवाइस द पोर्ट वाज बिल्ट, इट फ्लाउंडर्ड, और फिर उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाई, कोई रिटर्न्स नहीं आ पाए, जिसकी वजह से हम्बनटोटा पोर्ट को यहाँ पर चाइना को दे दिया गया लीज पर फॉर द 99 ईयर्स। तो अगेंस्ट ऑल इकोनॉमिक सर्वेज एंड एडवाइस द पोर्ट वाज बिल्ट, इट फ्लाउंडर्ड एंड श्रीलंका ट्रांसफर द लैंड एज इक्विटी टू चाइना फॉर 99 ईयर्स। अगर हम 2012 से 2016 तक देखें तो चाइना से 30% का ऑल FDI आया है टू द श्रीलंका। तो श्रीलंका की जो 30% FDI है वो बेसिकली चाइना से आया है 4 सालों तक। और यहाँ पर जो चाइना है वो टॉप सोर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट है फॉर द श्रीलंका। टुडे चाइना इज़ फंडिंग 50 प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री, और यहाँ पर $1 बिलियन यहाँ पर चाइना के इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर चाइना कोलंबो पोर्ट डेवलप कर रहा है, इसके अलावा लकविजय थर्मल पावर प्लांट यहाँ पर डेवलप कर रहा है। इसके अलावा जो चाइना ने जैसा कि पाकिस्तान में किया, यहाँ पर जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, ऐसा ही हमें केस श्रीलंका में भी देखने को मिला। तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रूमर दैट द प्रोजेक्ट कॉस्ट आर पेडेड फॉर करप्ट रीजन, सो दैट द चाइनीज लोन्स आर एक्सेप्टेड एट 6.5% इंटरेस्ट। तो चाइना अपने लोन का कितना ज़्यादा परसेंट यहाँ पर चार्ज करता है, अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक किसी को लोन देती है तो बेसिकली 2.5% चार्ज करिए, और यहाँ पर चाइनीज़ लोन्स जो हैं वो चार्ज करते हैं एट 6.5%। एज इन द केस ऑफ म्यांमार, जो चाइना है बेसिकली श्रीलंका ने चाइना को एक्सेप्ट ही क्यों किया, वो चाइना को इसीलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि UN सैंक्शंस लगाने की जब बात आती थी तो जो चाइना है वो परमानेंट मेंबर है UNSC का, तो चाइना क्या करता था, वीटो कर देता था उस किसी प्रपोजल को। तो एज इन द केस ऑफ म्यांमार, चाइना अर्न द गुडविल ऑफ द कोलंबो गवर्नमेंट बाय सपोर्टिंग इट ड्यूरिंग द सिविल वॉर एंड यूजिंग इट्स वीटो टू ब्लॉक UN सैंक्शंस। तो UN सैंक्शंस लगा दे श्रीलंका के ऊपर, तो यहाँ पर चाइना जो है उस प्रपोजल को वीटो कर देता था, जिसकी वजह से कोलंबो में काफ़ी गुडविल हो गई चाइना की, और चाइना ने क्या किया, श्रीलंका को एक तरीके से डेट ट्रैप में फंसा दिया। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। और लॉपसाइडेड रूल, आगे हम चलते हैं व्हेन द जुडिशरी स्टैंड्स अप। अब यहाँ पर एग्जाम्पल केन्या का दिया गया है, तो अगर आप केन्या का एग्जाम्पल कहीं कोट भी करोगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर जो है उसको लेकर शायद उतना ज़्यादा इंगेज ना फील करे। तो हम यहाँ पर जो एग्जांपल है पाकिस्तान का कोट कर सकते हो कि पाकिस्तान में जैसे एग्जीक्यूटिव एक्सेस करने की कोशिश की गई, और यहाँ पर जो उनकी नेशनल असेंबली है उसको डिसॉल्व कर दिया गया, और यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं हुआ, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये सारी चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और यहाँ पर नेशनल असेंबली को रिकन्वीन किया गया, और इसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ। तो बेसिकली ऑथर ने यहाँ पर ये बताया है कि ये दोनों जजमेंट्स, जो केन्या का एक जजमेंट है तो केन्या में बेसिकली ये भी हुआ था, जो केन्या के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ केन्या ने उस इलेक्शन को नलीफाई कर दिया, और बेसिकली उसके बाद वापस इलेक्शंस हुए केन्या में। तो देयर आर 4 फैक्टर्स टू एक्सप्लेन दिस बोल्डनेस ऑफ द कोर्ट्स। तो कोर्ट्स इतने इंडिपेंडेंटली कैसे फंक्शन कर पा रहे हैं, और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है अगर वो अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो कोर्ट्स उनके अगेंस्ट जजमेंट कैसे दे रहे हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने 4 रीज़न बताएं। पहला ये कि लॉ इतना ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। द फर्स्ट इज़ द क्वालिटी ऑफ द लॉ इटसेल्फ। जब लॉ क्लियर होता है तो ऐसे में रूलिंग्स पर पहुँचना आसान होता है। दूसरा रीज़न, जब पॉलिटिकल एलीट्स जो कंट्री के होते हैं वो बात करते हैं कि ये चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो बेसिकली जब ऐसे डिस्कॉर्ड्स होता है तो जो जजेस होते हैं वो भी इम्बोल्डन्ड फील करते हैं। तो सेकंड, व्हेन द पॉलिटिकल एलीट्स इन द कंट्री बोथ विद इन द हाउस एंड इन अदर इंस्टीट्यूशंस पब्लिकली क्वेश्चन द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो कोर्ट्स भी इम्बोल्डन्ड हो जाते हैं। थर्ड रीज़न है when there is a robust public discourse about the unconstitutionality of the executive decision। और यहाँ पर फोर्थ फैक्टर ऑथर ने बताया द करेज ऑफ द जजेस। तो यहाँ पर मैक्स वेवर को कोट किया गया, जो मैक्स वेवर ने अपने आर्टिकल में बात की थी पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन। तो यहाँ पर पॉलिटिशियंस में 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, विजन, पैशन एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑथर का यही कहना है ये तीनों क्वालिटीज़ जजेस में भी होनी चाहिए, क्योंकि जजेस को पता होना चाहिए कि जो वो जजमेंट दे रहे हैं वो आने वाला पाथ को यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि आगे वाला पाथ कंट्री का कैसा होगा। तो विजन टू इमेजिन द फ्यूचर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाजेस फॉर द कंट्री। इसके अलावा जो जजेस होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के कस्टोडियन होते हैं, तो बेसिकली उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। बुक्स बियॉन्ड द बुकर। अब गीतांजलि सीरीज़ की हिंदी नॉवल है रेत समाधि, जिसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में एज टूम्ब ऑफ सेंट बाय डेजी रॉकवेल, और ये जो बुक है ये शॉर्टलिस्ट हुई है फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़।
अब फैक्ट देखो तो फैक्ट तो सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि बेसिकली इस ऑथर के बारे में कोई नहीं जानता था, इनकी बुक्स के बारे में कोई नहीं जानते थे, लेकिन जब इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट हुई उसके बाद लोग ऑथर के बारे में पढ़ने लगे, उनकी बुक्स के बारे में पढ़ने लगे। तो बेसिकली ऑथर ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है कि इट इज़ नॉट अ कल्चर दैट डिस्कसेस राइटिंग or a writer for their own merit unless validated by a foreign award nomination or an award of some kind। तो बेसिकली कभी किसी को अगर अवार्ड के लिए नॉमिनेट ना किया गया हो या उसको कोई अवार्ड ना मिला हुआ हो तो कि हम उनके लिटरेरी स्किल्स को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो इसको पब्लिक डिस्कोर्स में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इट इज़ ऑल्सो अ पैराडॉक्स परहैप्स दैट डिस्पाइट आर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, हम यहाँ पर यही समझते हैं कि जो लिटरेचर्स हैं उसमें इंग्लिश में ही इंट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन ये सब पैराडॉक्सेस है। तो बेसिकली यही बात इस आर्टिकल में ऑथर ने बताई है। ये हम डिस्कस करेंगे बूचा किलिंग्स। तो रशिया को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है फॉर द बूचा किलिंग। तो लॉज ऑफ वॉर एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सिविलियंस को एट द टाइम ऑफ वॉर, और ये जो प्रोटेक्शन है ये है जेनेवा कन्वेंशंस का पार्ट। तो जेनेवा कन्वेंशंस का पार्ट है ये प्रोटेक्शन की वॉर के टाइम में आपको यहाँ पर कौन से लॉज को फॉलो करना है। जो रशिया है वो पार्टी है टू द जेनेवा कन्वेंशंस। इसके अलावा इंटरनेशनल एंड रीजनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ का भी यहाँ पर रशिया पार्ट है, लेकिन रशिया उसके बाद भी उनको फॉलो नहीं कर रहा है। अब रशिया ने इससे पहले भी क्या वॉर क्राइम्स किए हैं, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए हैं? तो हाँ, रशिया ने किया। रशिया ने चेचन्या में 2000 में लगभग 60 सिविलियंस को एग्जीक्यूट किया था। तो सेम ईयर इसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन आया था कि जो स्रेब्रेनिका मैसाकर है उसको जेनोसाइड की तरह क्लासीफाई किया जाए, लेकिन रशिया ने उस प्रपोजल को भी वीटो कर दिया था। तो द सेम ईयर इट वीटोड अ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन टू रिकॉग्नाइज द 1995 जेनोसाइड। यूक्रेन में रशियन मिसाइल्स, आर्टिलरी, शेलिंग्स एंड एयर स्ट्राइक्स हैव हिट हॉस्पिटल्स। तो बेसिकली जेनेवा कन्वेंशंस में ये भी लिखा है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर आप यहाँ पर स्कूल्स, नर्सरीज, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स एंड मैटरनिटी होम के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, लेकिन रशिया की फोर्सेज ने यहाँ पर भी अटैक किया। तो बेसिकली यहाँ पर रशिया ने आर्टिकल 8 ऑफ द रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड 1998 को वायलेट किया है। लेकिन यहाँ पर जो रशिया है वो आईसीसी का मेंबर है ही नहीं। तो बट रशिया लाइक द यूएस इन इंडिया इज़ नॉट एन आईसीसी मेंबर, इसीलिए कोर्ट का कोई जूरिसडिक्शन नहीं है, आईसीसी का कोई जूरिसडिक्शन नहीं ओवर द मॉस्को। सिमिलरली द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो रशिया को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकती, क्योंकि जो रशिया है वो किसी भी प्रपोजल को वीटो कर देगा, क्योंकि एक रशिया परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का। अब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन जो है एक तरीके से यूरोपियन यूनियन इस वॉर को फंड कर रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो नेचुरल गैस और ऑयल लेता है रशिया से, और जब से वॉर स्टार्ट हुई है तब से यहाँ पर ये लोग रशिया को 35 बिलियन यूरो पे कर चुके हैं फॉर द एनर्जी इम्पोर्ट्स। रशिया इज़ यूरोप्स की सप्लायर ऑफ नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल, जिसकी वजह से यहाँ पर रशिया को एक जियो पॉलिटिकल एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि रशिया को पता है जो यूरोप है वो रशिया की नेचुरल गैस और ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो दिस डिपेंडेंस गिव पुतिन अ ह्यूज बार्गेनिंग चिप। फिर यहाँ पर बताया गया है जो रशिया है वो नए पार्टनर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंडिया, चाइना, जो कि रशिया का ऑयल खरीद सकें। तो एट द सेम टाइम रशियाज फ्यूचर अपीयर्स ग्रिम टू एन एक्सटेंट, इट हैज़ मैनेज टू फाइंड न्यू बायर्स लाइक इंडिया एंड चाइना फॉर इट्स ऑयल एट डिस्काउंटेड प्राइस। लेकिन उसके बाद भी इंडिया जो है पूरी तरीके से तो रशिया के ऊपर ऑयल के लिए डिपेंडेंट नहीं हो जाएगा, हम भी यहाँ पर मिडिल ईस्ट से सप्लाईज लेते हैं। तो हाउएवर इट इज़ अनलाइकली दैट बोथ कंट्रीज विल डिच देयर मिडिल ईस्ट सप्लाईज कंप्लीटली। सो इफ़ यूरोप ड्रॉप्स इट एज अ सप्लाई तो रशिया के ऊपर कोई ना कोई फ़र्क तो पड़ेगा। तो बेसिकली रशिया जो है आने वाले टाइम में सैंक्शन से हर्ट तो होगा, और रशिया की जो इकॉनमी है वो यहाँ पर डाउनफॉल में भी जा सकती है। आगे हम चलते हैं। रिमेनिंग यूक्रेनियन ट्रूप्स ऑफ मैरियोपोल होल्ड ऑन इज रशिया डिमांड सरेंडर। तो सबसे पहले पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि मैरियोपोल है कहाँ। तो ये यूक्रेन का एक सिटी है मैरियोपोल। तो टेकिंग मैरियोपोल वुड रिप्रेजेंट रशियाज फर्स्ट मेजर कैप्चर इन द नियरली 2 मंथ ओल्ड वॉर। तो मैरियोपोल में हो सकता है कि यूक्रेनियन फोर्सेज जो हैं वो सरेंडर कर दें। तो इफ़ इट सक्सीड्स इन कैप्चरिंग मैरियोपोल, तो अगर रशिया सक्सीड कर जाता है मैरियोपोल को पाने में, तो बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा रशिया को। तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए मैरियोपोल कहाँ पर है। यहाँ पर एक लोकेशन है अल अक्सा मॉस्क की, जो कि इजराइल के जेरूसलेम में है। तो इजरायली पुलिस ऑन संडे एंटर द अल अक्सा मॉस्क कंपाउंड इन जेरूसलेम्स ओल्ड सिटी। अब यहाँ पर क्लैशेस देखने को मिले। अब क्लैशेस का मेन रीज़न क्या है? तो ये जो हिल टॉप कंपाउंड हाउसिंग द मॉस्क इज़ द थर्ड होलीस्ट साइट इन इस्लाम। तो इस्लाम की ये थर्ड होलीस्ट साइट है, और ज्यूज़ भी इसको अपना होलीस्ट प्लेस मानते हैं, और ज्यूज़ उसको रेफर करते हैं एस टेम्पल माउंट। तो अल अक्सा मॉस्क को यहाँ पर ज्यूज़ रेफर करते हैं एस टेम्पल माउंट। तो बेसिकली दोनों ही कम्युनिटी के यहाँ पर कॉम्पिटिंग क्लेम्स है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें वॉलेंस देखने को मिला है।
यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम हीमोफीलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं कर पाता। तो किसी को अगर हीमोफीलिया है तो उसका ब्लड क्लॉट नहीं कर पाएगा। इवन अगर माइनर इंजरी भी है तो बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग होगी क्योंकि ब्लड यहाँ पर क्लॉट नहीं कर पाएगा। मोस्टली ये इनहेरिटेड कंडीशन होती है और ये मेल्स को ज़्यादा इम्पैक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। अब इसका भी एक रीज़न है कि मेल्स को क्यों ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो बेसिकली एक इंडिविजुअल का जो सेक्स है वो डिटरमाइन होता है बाय अ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं तो बेसिकली ये फीमेल है, और अगर एक्स वाई क्रोमोसोम्स है तो बेसिकली मेल है। तो व्हेन एन एक्स क्रोमोसोम ईच फ्रॉम द मदर एंड द फादर आर पेयर्ड तो ऑफस्प्रिंग होता है एक्स एक्स दैट इज फीमेल, और अगर एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर है और पेयर करता है फादर के वाई क्रोमोसोम से तो यहाँ पर एक्स वाई ऑफस्प्रिंग होता है जो कि मेल है। जो हीमोफीलिया है वो तब कॉज होता है जब डिफेक्ट होता है एक्स क्रोमोसोम में। तो अगर एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट होता है तब हीमोफीलिया होता है। तो अगर गर्ल के पास एक डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम है तो बेसिकली यहाँ पर दूसरा एक्स क्रोमोसोम भी होगा, तो जिसकी वजह से जो गर्ल्स होते हैं अगर वो कैरियर भी हो तो हो सकता है कि उनको वो डिजीज़ ना हो। तो इफ़ अ गर्ल हैज़ वन डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम हर अदर एक्स क्रोमोसोम कैन कॉम्पनसेट फॉर इट। तो हो सकता है कि वो उस कंडीशन से सफ़र ना करे लेकिन वो कैरियर हमेशा रहेगी। लेकिन अगर कोई बॉय है और उसका अगर एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टेड है तो यहाँ पर कोई दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा जो कि उसको कॉम्पनसेट कर सके। तो ओनली बोथ आर एक्स क्रोमोसोम्स आर डिफेक्टिव विल शी सफ़र फ्रॉम हीमोफीलिया। बट इफ़ अ बॉय इज़ बॉर्न विद अ डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम तो उसके पास यहाँ पर दूसरा क्रोमोसोम नहीं होगा जो कि कॉम्पनसेट कर सके, और वो यहाँ पर सफ़र करेगा हीमोफीलिया से। तो दिस इज़ वाई हीमोफीलिया बहुत ज़्यादा कॉमन होता है अमंग मैन एज़ कम्पेयर टू वीमेन। अब हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है, वो इसीलिए क्योंकि जो ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया थी वो वाइडली नोन कैरियर है हीमोफीलिया की, उसके बाद उनके सन्स में भी हीमोफीलिया है। तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, बस रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। वाई इज़ यूके सेंडिंग असाइलम सीकर्स टू रवांडा? व्हाट इज़ parboiled rice and why center wants to stop purchasing it? parboiled राइस क्या होता है? तो नाम से समझ आ रहा, पार्टली कुकड बाई बॉइलिंग। तो बेसिकली जो राइस है वो पहले से पार्टली कुकड है, उसको बोलते हैं यहाँ पर parboiled राइस। दस द एक्सप्रेशन parboiled राइस refers to rice that has been partially boiled at the paddy stage before milling। तो पैडी स्टेज में ही उसको पार्शली बॉयल कर दिया गया है मिलिंग से पहले। अब इसके क्या फ़ायदे होते हैं? इसके बेसिकली 3 फ़ायदे होते हैं। तो देयर आर सेवरल बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल जो पारबॉइलिंग है वो राइस को और ज़्यादा टफर बना देती है जिसकी वजह से राइस के कर्नल्स जो है वो टूटते नहीं हैं। दूसरा रीज़न ये है कि इससे जो राइस की न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और तीसरा रीज़न ये है कि पारबॉइल्ड राइस की ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है टू इंसेक्ट्स एंड फंगाई। कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज ये है कि स्मेल बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट हो जाती है, जो राइस है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड सोकिंग। अब कौन से प्रोसेस से यहाँ पर पार्टली बॉईल किया जाता है राइस को? तो वो प्रोसेस होता है क्रोमेट सोकिंग प्रोसेस। तो पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर थंजावुर फॉलोज अ मेथड नोन एज द क्रोमेट सोकिंग प्रोसेस। यहाँ पर क्रोमेट का यूज़ किया जाता है। तो ऑल प्रोसेस जनरली इन्वॉल्व 3 स्टेजेस, सोकिंग, स्टीमिंग और ड्राइंग। उसके बाद इन तीनों स्टेजेस के बाद राइस को भेजा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ मिलिंग। अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना से पारबॉइल्ड राइस लेने से मना कर दिया। वो इसीलिए क्योंकि फूड मिनिस्ट्री का कहना ये है कि पारबॉइल्ड राइस की अभी हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी है जिसकी वजह से हमें अभी ज़रूरत नहीं। तो अभी हमारे पास 40.58 लाख मैट्रिक टन है और इसकी वजह से हमारे पास 2 साल का स्टॉक है, इसीलिए ये लोग नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पर जो तेलंगाना है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं। इकॉनमी पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो इकॉनमी पेज पर हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।